वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट. व्हाट? वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट. देखो लास्ट लेक्चर में आपने बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट सब देख लिया पूरा फॉर्मेट. नाउ वी विल सी द वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. सब नाम एक ही है, याद रखो. बराबर है क्या बेटा? वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज गिवन? a proper financial statement. देखो proper financial statement analysis या proper financial analysis is possible only if the profit is disclosed step by step. अगर आप प्रॉफिट डिस्क्लोज करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ही एनालिसिस पॉसिबल है. प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस तभी पॉसिबल हो सकता है. समझा? स्टेप बाय स्टेप मतलब कैसे? पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर आफ्टर टैक्स आएगा, एंड फाइनली द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. फाइनली आपने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना प्रॉफिट्स रखा है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स. तो ये सब आपको किससे मालूम पड़ेगा बेटा? एक वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एनालिसिस से. किससे? वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एनालिसिस से, कि आप प्रॉफिट डिस्क्लोज कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप. तो उसके लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, और प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस इज पॉसिबल only if the profit is disclosed step by step. जिससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर आफ्टर टैक्स आएगा. उसके बाद कितना प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओनर्स को, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, और फाइनली कितना प्रॉफिट आपने अपने पास रखा है, रिटेन्ड प्रॉफिट्स. राइट है कि नहीं? सो देयरफॉर वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल. इसलिए वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट बहुत यूजफुल है इन फाइनेंशियल एनालिसिस. तो अभी अपने को वही देखना है, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फाइनेंशियल एनालिसिस. देखो वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस. तो नाउ वी हैव टू सी द वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट. देखो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या आएगा आपका? सेल्स. जो भी ग्रॉस सेल्स है वो आ जाएगा स्टार्टिंग में. अब उसमें से जो रिटर्न हो गया वो माइनस हो जाएगा. क्या रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा. तो ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नेट सेल्स. व्हाट यू विल गेट? नेट सेल्स. फिर नेट सेल्स में से क्या करना है आपको? जितना भी कॉस्ट हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये तो आपका सेल्स हो गया. भाई सेल्स करने के लिए आपके लिए कुछ कॉस्ट तो लगा होगा. आपने जो गुड्स सोल्ड किया है उसका कॉस्ट तो होगा ना. तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्या करना है? सेल्स में से माइनस करना है. तो अगर आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. क्या मिलेगा बेटा? यू ऑल गेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. कैसे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? सेल्स में से आपको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है. तो व्हाट यू विल गेट? ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. अब वो ग्रॉस प्रॉफिट में देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मिला कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? आपके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक होगा गुड्स का, उसमें परचेजेस ऐड कर दो. जितना आपने खरीदा होगा गुड्स वो परचेजेस ऐड हो गया. फिर उसमें जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस गए, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, सब बराबर. अब जितने भी आपके खर्चे गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, जो भी डायरेक्ट गया है, नॉर्मली डायरेक्ट खर्चा आता है, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वो सब आ जाएंगे. अगर आपका देखो, अगर आप मटेरियल बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मशीन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग का क्या डेप्रिसिएशन है, वो सब आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड हो जाएगा. बराबर है कि नहीं? तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. याद है ना? वो फॉर्मूला इधर यूज होगा. देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और परचेज का एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. परचेज के एक्सपेंस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस. फिर उसमें से क्या करते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं. सुना है ना? रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला. बराबर है? वो नॉर्मल फॉर्मूला, वो दैट इज व्हाट नॉर्मल फॉर्मूला. याद रखना. सुना है ना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो वही फॉर्मूला यूज होगा. फॉर्मूला वही है, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब आपका इंक्लूड हो गया. जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी खर्चे, सब इंक्लूड कर दिए. राइट? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक तो रहेगा ही, प्लस परचेज भी रहेगा. क्या रहेगा बेटा? परचेज रहेगा. परचेज का जो भी खर्चा है, प्लस डायरेक्ट जो भी खर्चे हुए, डायरेक्ट खर्चे,
मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चा हुआ है सब, डेप्रिसिएशन जो भी हुआ है मशीन के ऊपर या फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो सब आ गया। उसमें से क्या करोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है आपको, माइनस। और अगर कुछ स्क्रैप बेचा है, भाई प्रोडक्शन करते टाइम पे कुछ स्क्रैप निकला होगा, वो स्क्रैप को बेच के आप क्या कर सकते हो, कुछ कमा सकते हो ना। तो जो कमाया होगा आपने, जो वैल्यू मिला होगा वो माइनस कर दो। वो माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा, एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सब ये फॉर्मूले में सब आ गया, सब इंक्लूड होता है। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सुना है आपने, बराबर है, कि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, बराबर है। और कोई भी स्टॉक हो, याद रखो, कोई भी स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक हो, चाहे फिनिश गुड्स का स्टॉक। देखो स्टॉक 3 टाइप का होता है, याद है सबको, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। सारे स्टॉक में याद रखो ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। सब स्टॉक में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, बराबर है, मालूम पड़ा। और परचेज हमेशा याद रखो ओपनिंग स्टॉक में प्लस ही करना है आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको परचेज ऐड करना पड़ता है, क्योंकि परचेज से आपका कॉस्ट बढ़ता है, राइट। तो ये नॉर्मल बेसिक याद रखो, समझा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, परचेज प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस, मशीन फैक्ट्री में यूज होता है तो मशीन के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन आपका रहेगा, वो सब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड हो जाएगा। तो माइनस क्या होगा, माइनस क्या करना है आपको, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर दोगे। तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, और नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझा, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना आपका। अब क्या करना है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस के, वो सब माइनस करो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब याद रखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग करने के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन करने के खर्चे मतलब एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन का कमीशन, ये सब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस का खर्चा मतलब क्या, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस, वो सब ऑफिस के खर्चे। फाइनेंस चार्जेस मतलब कुछ बैंक का चार्जेस है, बैंक को कमीशन दिया, वो सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर दिखा दो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तीनों माइनस करो, क्या क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस चार्जेस, ये तीनों पहले क्या कर लो, ये तीनों का टोटल देख लो कितना आता है, ये टोटल हो जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर क्या करो, पीछे ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको क्या कर दो आप, माइनस कर दो। क्या कर दो, इसको माइनस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब बिफोर इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करना है बेटा, कॉमन सी बात है ना। देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान देना इधर, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, पीछे दिख रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये देखो सी, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसमें से क्या किया आपने, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, एक्सेप्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ के, इंटरेस्ट बाद में लेना अपने को, वो माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। क्या मिल गया बेटा, यू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर क्या करो, इंटरेस्ट माइनस कर दो। अब इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आप है ना, नॉन ऑपरेटिंग जो भी इनकम है आपको, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको प्लस कर दो, बराबर है। जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला यूज होगा। नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। मतलब जो ऑपरेशन से रिलेटेड इनकम नहीं है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे क्या क्या इनकम हो गया, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने किधर इन्वेस्ट किया तो उसको डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसने असेट बेच दिया, असेट बेचने पे कुछ प्रॉफिट हो गया, वो भी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी क्या असेट बेचना कंपनी का काम है क्या, कंपनी का काम क्या होता है बेटा, ऑपरेशन क्या है, गुड्स सेल करना, गुड्स खरीदता है ना बेचने के लिए, असेट थोड़ी बेचता है। तो असेट से जो भी इनकम होगी वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। कुछ डैमेजेस रिसीव्ड हुआ है, रॉयल्टी रिसीव्ड होगा, शेयर ट्रांसफर फीस रिसीव्ड हुआ, तो ये सब क्या है, ये सारे आइटम्स क्या है, वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम याद रखो।
तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कहीं आपने इन्वेस्ट किया, उधर से इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, आपने असेट बेच दिया तो प्रॉफिट मिला, कोई आपने किसी के ऊपर केस फाइल किया था, वहां से कुछ डैमेजेस मिल गया, डैमेजेस रिसीव, रॉयल्टी रिसीव, ये सब क्या है, ये सब आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद रॉयल्टी रिसीव मतलब किसी को आपने टेक्निक दी अपनी यूज करने के लिए, बराबर है, वहां से आपको रॉयल्टी मिल रही है, तो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट पे लॉस हो गया, असेट बेचने पे लॉस हो गया, आपने, आप केस हार गए तो आपने डैमेजेस पेड किया, फाइन पेनल्टी, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। अब आप गलती करोगे, फाइन पे करोगे तो क्या बिजनेस का ऑपरेशन हो गया? नहीं, बराबर है। कोई फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ किया, जैसे लास्ट लेक्चर में एग्जांपल बताया था मैंने, हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें से जो हर साल राइट ऑफ करोगे ना, 10 करोड़ का एग्जांपल दिया था ना, 10 करोड़, उसमें से एवरी ईयर 1 करोड़ राइट ऑफ कर रहे हो, तो जो राइट ऑफ करोगे वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर आ जाएगा, और जो नहीं राइट ऑफ करोगे वो फिक्टिशियस असेट्स, जो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है। अब क्या करोगे, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, समझो ये कितना है, एग्जांपल लेते हैं 1000 है, और इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आया था 500 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 200, तो कितना आ गया अपने को, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई, 300, 500 माइनस 200 300, और ये कितना है 1000, तो 1000 प्लस 300 कितना हो गया, 1300। तो ये 1300 क्या हो गया आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या हो गया बेटा, दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझा क्या आ गया बेटा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखो पूरा फॉर्मेट एक रिव्यू है, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आया आपका, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। उसमें क्या करोगे आप, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एग्जांपल भी दे दिया, याद रखना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, तो आपको फाइनली मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट नेट प्रॉफिट व्हाट बेटा, बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स आ गया ना, अब टैक्स भर दो, क्या भर दो, टैक्स भर दो, लेस इनकम टैक्स, दिख रहा है। अब टैक्स भरने के बाद लेस इनकम टैक्स, जो भी प्रोविजन है या इनकम टैक्स का जो भी है वो माइनस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसके बाद क्या करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अवेलेबल हो गया कंपनी के पास, अब क्या करेगा कंपनी, अब कितना प्रॉफिट उसके पास पिछले साल का रिजर्व रखा है, रिटेन्स कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पिछले साल का कितना रिटेन्ड है उसके पास, वो प्लस कर दो। समझो ये आपका कितना है, समझो 2000 है, कितना है बेटा, दिस इज व्हाट 2K, 2000 आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, और पिछले साल का आपके पास कितना है, समझो रिटेन्ड आपने कितना रखा है 1K, कितना 1K मतलब कितना हो गया, 1K मतलब 3K, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास, कितना प्रॉफिट अवेलेबल हो गया 3000, कितना प्रॉफिट अवेलेबल हो गया 3000। सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, मतलब अब आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल है जो आप एप्रोप्रिएट कर सकते हो। एप्रोप्रिएशन मतलब अपने ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओनर्स के लिए। तो चलो फिर क्या करने का, एप्रोप्रिएशन कर दो। अब एप्रोप्रिएशन में आप ओनर को क्या करोगे, डिविडेंड दो देगा, आप अपने ओनर को डिविडेंड दोगे, डिविडेंड, डिविडेंड पेड, कंपनी अपने ओनर्स को डिविडेंड देता है, ये डिविडेंड पेड है, याद रखो। और ये जो पीछे देखा ना अभी, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, पीछे वाला देखो डिविडेंड, इसमें लोग कंफ्यूज आते हैं, ये दिख रहा है, ये जो डिविडेंड है ना बेटा, दिस इज व्हाट डिविडेंड रिसीव्ड वाला है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये डिविडेंड रिसीव मतलब कंपनी किधर इन्वेस्ट करेगा ना तो उसको इनकम मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो वो उसका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, समझा। और ये जो अभी देखा आपने, दिस इज व्हाट, दिस इज डिविडेंड पेड, कंपनी का बिजनेस हुआ, अच्छा प्रॉफिट आया तो अपने ओनर को एप्रोप्रिएशन करता है, वो ओनर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिविडेंड पेड किया। और क्या करता है भाई, डिविडेंड पेड करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी कुछ रिजर्व करना पड़ेगा ना उसको, तो कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है, सब डिविडेंड थोड़ी दे देगा। अब 3000 का प्रॉफिट आया, 3000 समझो 3000 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो पूरा 3000 करोड़ थोड़ी बांट देगा, कुछ फ्यूचर के लिए भी रिजर्व रखना पड़ेगा ना, तो जो फ्यूचर के लिए रिजर्व करेगा वो ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये भी ओनर का ही होता है,
ये जो रिजर्व होता है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो ओनर का ही होता है, क्योंकि ओनर के प्रॉफिट से ही तो रिजर्व हो रहा है, तो ये ओनर के ही प्रॉफिट का पार्ट है। फ्यूचर में अगर कुछ भी नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ, तो ये ओनर को ही मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो 3000 में से समझो ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया और डिविडेंड पेड कर दिया, कितना कर दिया, समझो 2000 पूरा कर दिया आपने। कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जैसे जनरल रिजर्व, कुछ जनरल रिजर्व आपने क्रिएट कर दिया और डिविडेंड पेड कर दिया, सब लेके टोटल कितना हो गया 2K। समझो डिविडेंड कितना दे दिया आपने 1500 और 500 का रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 1500 प्लस 500 2000। अब 3000 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचा 1K। तो ये 1K आपका हो गया रिटेन्ड प्रॉफिट्स। करंट ईयर में आपने इतना रिटेन्ड प्रॉफिट्स आपने बचाया, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन। याद रखना, देख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का कैरीड डाउन बैलेंस। और ये जो बैलेंस था, ये बैलेंस आपका क्या था, ब्रॉट डाउन है। ये लास्ट ईयर वाला है, ये कौन से ईयर का है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस कैरीड डाउन बैलेंस है। कौन से ईयर का बेटा, दिस इज फॉर व्हाट, लास्ट ईयर, गॉट इट, मालूम पड़ा। और ये जो पीएनएल का बैलेंस है वो करंट ईयर में इतना बचा, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मेट, याद रखना। इधर से सब लोग को याद रहना चाहिए, इनकम टैक्स माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, फिर लास्ट ईयर का जो पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस है ब्रॉट डाउन, उसको प्लस कर दिया, तो कितना हो गया 3000 का प्रॉफिट अवेलेबल हो गया। कितने का, 3000 का प्रॉफिट अवेलेबल हो गया। फिर आपने क्या किया, एप्रोप्रिएशंस किया। क्या किया, एप्रोप्रिएशन किया, डिविडेंड पेड कर दिया ओनर्स को, कुछ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में डाल दिया। ये एप्रोप्रिएशन करने के बाद आपको जो बचा वो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हो गया, रिटेन्ड प्रॉफिट्स। इसको और बोलते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, या फिर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन। तो याद रखना, ये आपका वर्टिकल क्या है बेटा, दिस इज व्हाट वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। क्या है वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू देख लो, क्या फॉर्मेट हो गया आपका शॉर्टकट में। देखो, सबसे पहले क्या रहेगा आपका, सेल्स, ग्रॉस सेल्स, उसमें से रिटर्न माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको, नेट सेल्स। क्या मिलेगा, नेट सेल्स। फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। क्या, सेल्स माइनस रिटर्न, रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, माइनस किया तो नेट सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आएगा, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस चार्जेस, ये सब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट जो भी पेड किया आपने, ये इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड वाला, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट पेड। अब जो भी इंटरेस्ट है आपको देना है, भरना है, पे करना है, वो माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट पेड वाला है और इधर इंटरेस्ट रिसीव वाला है। इनकम में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रिसीव होता है और ये आपका इंटरेस्ट पेड है। तो इंटरेस्ट पेड माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। फिर क्या किया आपने, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट व्हाट, बिफोर टैक्स। क्या मिल जाएगा, बिफोर टैक्स। और उसके बाद क्या किया आपने, टैक्स का प्रोविजन किया, टैक्स भरा, टैक्स का प्रोविजन किया, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उस आफ्टर टैक्स में पिछले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उसको ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन ओनर्स में कर दो, ओनर को आपने डिविडेंड दे दिया या कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, फ्यूचर के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। वो सब करने के बाद जो बचा लास्ट में उसको बोलते हैं आप रिटेन्ड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हो। क्या बोलते हो, रिटेन्ड अर्निंग्स, या आप बोल सकते हो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब ये करंट ईयर का पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया और ये ब्रॉट डाउन है मतलब लास्ट ईयर का। सो दिस इज व्हाट योर वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना सब।